नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसी में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस दौर की जहां से साहित्य का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आधुनिक काल की। यहाँ से नव जागरण का उदय भी माना जाता है और इसे शिशुकाल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से साहित्य आम आदमी की बात करने लगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। कौन पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। जरूरी पॉइंट्स आपको लिखना है क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इस पीडीएफ में मैंने बहुत कुछ संजो के रखा है। इस पीडीएफ को मैंने एक संपूर्ण पीडीएफ बनाने की पूरी कोशिश की है, बट दोस्तों नेट का जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसमें कहानियाँ ऐड नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, हमें अपने सिलेबस में पूरी 21 कहानियाँ पढ़नी है, पर हम समय को देखते हुए इतने कम समय में 21 कहानियाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियां हैं जिससे क्वेश्चन आते ही हैं वो कहानियां आपके लिए सिलेक्ट की हैं, पर हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम अपना पूरा आधुनिक काल पढ़ेंगे और कहानियों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पर इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऐड किए हैं जो आपकी परीक्षा से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य भारतेंदु युग का नव जागरण युग। जो भारतेंदु युग है यहीं से हमारा नव जागरण युग उदय होता है। जो नव जागरण युग है वो यहीं से माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक ये चलता है। 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग कहलाता है। यह काल हिंदी साहित्य का शिशुकाल है, अभी बताया मैंने, जहाँ से आधुनिकता का आरंभ होता है। भारतेंदु ने साहित्य को राज दरबारों से के संकुचित घेरे से बाहर निकालकर आम जनमानस की समस्याओं से जोड़ा। यह युग युग संधि का काल है, जहां एक ओर परंपरा ब्रजभाषा है तो दूसरी ओर नवीनता खड़ी बोली है। दोस्तों, भारतेंदु जी ने जो राजा महाराजाओं की राजगद्दी थी उसको निकालकर जनमानस में एक कुर्सी के समान बना दिया और आम जनता तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भारतेंदु जी के समय में खड़ी बोली का विकास हो रहा था और ब्रज भाषा की मीठी मिठास के साथ धीरे धीरे खड़ी बोली उसमें मिल रही थी। भारतेंदु युग धीरे धीरे साहित्य में बदल रहा था। साहित्यिक दर्शन समझेंगे। इसमें भारतेंदु जी ने देश प्रेम, राजभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अजीब मेल रखा हुआ है। अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बाल विवाह, छुआछूत पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन कुरीतियों का विरोध किया है और जो हमारे समाज में फैली हुई अवधारणाएं हैं इनका विरोध किया है। दोस्तों, भारतेंदु युग में जो रचनाकार आए उनकी जो रचनाएं हैं वो हम समझते हैं। 1873 में वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। 1880 में भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु द्वारा ही रचित है। 1881 में अंधेर नगरी भारतेंदु द्वारा रचित है। 1882 में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। ये 1900 से 1920 तक माना जाता है। ये अनुशासन का काल कहलाता है। इस युग की बागडोर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाली। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन से उन्होंने हिंदी को व्याकरणिक अनुशासन में बांधा। इस युग में खड़ी बोली का विरोध समाप्त हो गया और वह साहित्य की एकमात्र भाषा बन गई। दोस्तों, जब द्विवेदी जी आए तो उन्होंने अपने जो द्विवेदी युग में अनुशासन का समय रखा। उन्होंने कहा कि व्याकरण बहुत जरूरी है, अनुशासन बना के रखना चाहिए, हमें व्याकरण की दृष्टि से ही सब कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और व्याकरण की नजर से ये अनुशासन में बांध दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो खड़ी बोली का विरोध कर रहे थे तो यहाँ पर इस युग में आते आते खड़ी बोली का विरोध कम हो गया, यानी कि समाप्त हो गया
और वह साहित्य की एकमात्र भाषा बन गई। अब साहित्य किसमें लिखा जाने लगा? खड़ी बोली में। अब साहित्य लिखा जाने लगा है खड़ी बोली में। इसमें नैतिकता की प्रधानता रहती है और वर्णनात्मकता रहता है, आदर्शवाद की प्रधानता रहती है। यहाँ वर्णों का सही क्रम, मात्राओं का सही क्रम, इस पर बहुत जोर दिया गया है। इस युग के हम लेखक और उनकी रचनाएं जान लेते हैं। 1912 में भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। 1914 में प्रिय प्रवास हरिओद जी ने लिखी है। हिंदी का ये प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है। 1931 साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। अगला युग है हमारा छायावाद। 1920 से 1936 तक इसका समय रहा। सौंदर्य और कल्पना का ये युग है। बाहरी दुनिया और बाहरी दिखावे को छोड़कर अपने मन के भीतर की गहराई और मन की भावनाओं को कविता में पिरोना, कविता में व्यक्त करना और स्थान देना क्या कहलाता है? छाया। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सबसे सुंदर, व्यवस्थित और प्यारा, प्रेम भरा ये काल माना जाता है। यह स्वच्छंदतावाद का चरम उत्कर्ष है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। इसमें कवि ब्रह्म जगत से मुड़कर अपने अंतर मन की दुनिया में खो जाता है। छायावाद केवल प्रकृति प्रेम नहीं है, यह आनंदवाद, प्रसाद, सर्वेश्वरवाद और मानवतावाद का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, ये छायावाद इतना प्रेम भरा ये काल है। इसमें इतनी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी गई। इसमें प्यारी प्यारी बहुत सुंदर सुंदर रचनाकार ने अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। दोस्तों, इसमें मन के भावों को एक प्यारे से ढांचे में ढाला हुआ है। और स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है कि यहाँ का जो कवि है वो अब स्वच्छंद हो गया। अब वो अपने मन के भावों को मन में नहीं रखता। अब वो अपने मन के भावों को खुलकर जीता है, अपने मन के भावों को खुलकर लिखता है। समझ रहे हो ना आप? इसमें हमें बताया गया है कि प्रकृति कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि एक सजीव साथी के रूप में इसे देखा गया है। इसे बताया गया है कि इस युग में स्त्री के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, प्रकृति का वर्णन हुआ है और बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से हुआ है। साहित्यिक दर्शन समझेंगे इसका। प्रकृति का मानवीकरण नारी सौंदर्य और रहस्यानुभूति में की अभिव्यक्ति प्रधान है। दोस्तों, रहस्यानुभूति का मतलब है हमारे मन में जो प्रेम है, जो अज्ञात प्रेम, हमारे ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम जो आत्मा से परमात्मा को मिलाता है, पर वो अज्ञात होता है। अज्ञात जिज्ञासा, प्रेम की भावना जो कैसी है, जिसमें हमारी आत्मा कैसी है, भगवान के प्रति जिज्ञासा है और उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, उसको समझना ही रहस्यवाद कहलाता है। और ये जो मैं आया है, इसका अर्थ है मैं, यानी कि उस समय के जो कवि थे वो अपनी निजी अनुभूतियों की प्रधानता को सर्वोपरि मानते थे। इसके लेखक और रचनाएं जानते हैं। 1925 में आंसू, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 1928 में पल्लव, ये पंत द्वारा रचित है। 1930 परिमल, ये निराला द्वारा रचित है। 1935 कामायनी, ये प्रसाद जी द्वारा रचित है। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम प्रगतिवाद। इसका जो समय है 1936 से 1943, यथार्थवाद और इसमें संघर्ष रहा। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि जो छायावाद की कल्पनाओं से ऊबकर, जो छायावाद में हमने पढ़ा उसकी कल्पनाओं से ऊबकर साहित्य फिर से जमीन पर आ गया और इसको हमने इसे हमने क्रांति स्वर कहा गया। और समझते हैं इसको डीपली। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। छायावादी कल्पनाओं से ऊबकर कवि अब जमीन पर आ गया। यह मार्क्सवाद से प्रेरित था। प्रगतिवाद जो था वो मार्क्सवाद से प्रेरित था। 1936 में प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में एक संघ बनाया गया जिसका नाम था लेखक संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। साहित्यिक दर्शन पढ़ते हैं। शोषित वर्ग की पीड़ा बताई गई है। शोषकों के प्रति आक्रोश और भूख गरीबी का चित्रण किया गया है। ये बताया गया है कि दिखावे को
जीवन से दूर कैसे किया जा सकता है, दिखावा कैसे कम कर सकते हैं, जीवन की कड़वी सच्चाई को सीधा पन्नों पर उतारा गया। लेखक और इनकी रचनाएं पढ़ते हैं हम। 1936 में गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। 1953 में युगधारा नागार्जुन द्वारा रचित है। 1965 फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। दोस्तों, अब हम आधुनिक काल के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर कविता ने एक नया मोड़ ले लिया। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं अब प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद जिसका समय रहा है 1943 से 1950। ये नवीनता का आग्रह है। दोस्तों, प्रयोगवाद का अर्थ है अंधानुकरण से आजादी। हम समझते हैं इसे। अज्ञे जी ने तार सप्तक के माध्यम से कविता को एक नई प्रयोगशाला में डाला। कविता अब पुराने ढांचे पर नहीं चल सकती थी, है ना, पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती थी। इसका साहित्यिक दर्शन है घोर व्यक्तिवाद, बौद्धिकता, नवीन प्रतीक उपमान। हम इसको और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इसे इस तरह समझते हैं कि जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नए तत्वों को खोजता है, वैसे ही अज्ञे जी ने कहा है कि कविता को भी हम नए रूप में लेकर आएंगे। कविता कोई पुरानी विरासत नहीं है जिसे हम हमेशा पुराने सामान को आगे तक बढ़ाते चले जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज्ञे जी कहते हैं कि हमें नई खोज करनी चाहिए, नई चीजों को जोड़ना चाहिए। पुरानी चीजों के साथ कब तक चलते रहेंगे। उनका कहना था कि कविता में हर दिन नए प्रयोग होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने चंद्रमा को उन्होंने देवता ना कह करके एक जलती हुई राख की ढेरी कहा है। दोस्तों समझिए, प्रयोगवाद में नई चीजों पर प्रयोग हुआ है। इसको प्रयोगशाला से समझ लीजिए। नई चीजों पर प्रयोग हुआ है। कविता में एक नया रूप आया है, एक नया मोड़ आया है, नई चीजों की खोज हुई है। दोस्तों, इसका एक मूल मंत्र है कि नए प्रतीकों को जोड़ना और पुराने प्रतीकों को तोड़ना। पुराने प्रतीकों को तोड़ देंगे हम और नई खोज में जुट जाएंगे। समझ रहे हो ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेखक एवं इनकी रचनाएं जानते हैं। 1943 में तार सप्तक ये अज्ञे जी द्वारा रचित है। 1954 अंधा युग ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। 1964 चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध द्वारा रचित है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अब बात आती है नई कविता की जहाँ पर महापुरुषों को और देवताओं को सिंहासन से हटाकर आम जनता में कुर्सी पर बिठा दिया। नई कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह प्रयोगवाद के बाद की विकसित काव्यधारा है। इसमें कवि अपनी भावनाओं को बहुत ही सहज और बोलचाल की भाषा में व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि पहले की जो कविताएं होती थी वो बड़ी बड़ी बातें करती थी, महापुरुषों की, देवताओं की, बलिदानों की। पर नई कविता में ऐसा नहीं है। नई कविता आज की बात करती है। वो कहती है कि अरे भाई, जब हम सुबह उठ के दफ्तर जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी को हम कैसे जीते हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो महंगाई से परेशान हैं, तो हम भी तो इंसान हैं। तो इसीलिए नई कविता जो है वो ऐसे ही इंसानों की पीड़ा और खुशी की बात करती है। वो बताती है कि जो आज की कविता है, जो नई कविता है, वो आज के लोगों की बात करती है कि आज का लोग कैसे अपने आप को, अपनी पहचान ढूंढ रहा है, कैसे वो खुद को परेशान होते हुए भी इस भागदौड़ भरी जीवन को जी रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है। वो महंगाई से परेशान है, वो रोज अपने दफ्तर भी जा रहा है। तो वो भागदौड़ भरी जिंदगी में जो दर्शाया जाता है वो हमारी नई कविता ये काम करती है। लघु मानव की प्रतिष्ठा
मानव की प्रतिष्ठा यानी कि किसी बड़े राजा या देवता की जगह आम आदमी को कविता का केंद्र बनाना। मतलब पहले की जो कविताएं थी वो बड़ी बड़ी बातें तो करती ही थी, है ना, देव देवताओं की, महापुरुषों की, बलिदानों की। पर जो लघु मानव है, लघु मानव का मतलब है कि आम आदमियों की बात करना, जो डेली हम संघर्ष से गुजरते हैं उसकी बात करना। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। इसकी विशेषताएं को समझेंगे। अस्तित्ववाद है पहली, व्यक्ति का अकेलापन और अपनी पहचान खोने का डर रहता है ना, इसकी पहली विशेषता है। बौद्धिकता, कविता केवल भावुकता नहीं बल्कि सोचने समझने वाली बौद्धिकता प्रक्रिया है। मतलब ये बताया जा रहा है कि कविता केवल भावुक करने वाली नहीं है, वो हमें सोचने समझने यानी बुद्धि पर प्रहार करने वाली प्रक्रिया है। इस दौर के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गए हैं हम साठोत्तरी कविता 1960 से 1970। दोस्तों, जब आजादी के बाद जब बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े वादे किए और वो वादे पूरे नहीं हुए, जब कोई वादे किए गए और वो वादे पूरे नहीं हुए तो जनता क्या होगी, आक्रोश होगी, गुस्सा होगी। तो कवियों ने वही गुस्से को के ऊपर दिखाया है। उन्होंने सिस्टम पर एक तीखा प्रहार किया, सवाल किए। ये जो इस समय की जो कविताएं हैं वो क्या तीखी हैं, कड़वी हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये सच बताती हैं। तो साठोत्तर कविता क्या है? 1960 के दशक के बाद की कविता। इस दौर में देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था उस समय, राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर था और आम आदमी का महभंग हो चुका था। मुख्य भाव आक्रोश और व्यवस्था विरोध। इसकी विशेषताएं समझते हैं। यह कविता बहुत ही कड़वी और सीधी है। इसने दिखावे को खत्म कर दिया। इसमें व्यवस्था, सरकार, समाज, राजनीति के कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब ये जो कविताएं थी ये बहुत तीखा प्रहार करती थी, सरकार के ऊपर सटीक सवाल करती थी। आम जनता के साथ जो उस समय बीत रही थी वो बातों का पूरा पूरा का पूरा निचोड़ इनकी कविताओं में रहता था। दोस्तों, अब बात करते हैं हम समकालीन कविता। इसका समय रहा है, इसका समय 1970 से वर्तमान मतलब अब तक चल रहा है। यह कविता का वह दौर है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। इसमें कोई एक बात नहीं है बल्कि यह बहुत ही विस्तृत है, ये सूक्ष्म नहीं है, ये विस्तृत है। समकालीन कविता कोई पुरानी बात नहीं करती, वो आज की बात करती है, अभी की बात करती है। दोस्तों, आज की जो कविता है समकालीन कविता, ये किसी भी ढर्रे या किसी नियम से नहीं बनी है। ये आज की बात करती है, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी की बात करती है, ये आपके अकेलेपन की बात करती है। ये जो कविता है इसके मुख्य विषय हैं स्त्री विमर्श, स्त्री की अपनी आवाज की बात करती है और पितृसत्ता का विरोध करती है। दलित विमर्श, दलितों की पीड़ा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करती है। मतलब आज की जो समकालीन कविता है वो आज की हमारी जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास करती है। हमारे साथ क्या होता है, दलितों के साथ क्या हो रहा है, जो हमारी छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ क्या होता था पहले, वो सारी की सारी बातें हमें इस कविता के माध्यम से पता चलती है। इस कविता को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण और भूमंडलीकरण आज की दुनिया की नई चुनौतियां हैं ये। इसकी विशेषता यह है कि कविता बहुत सहज है, इसमें शब्दों का आडंबर नहीं है। पाठकों को लगता है कि जैसे कि ये सीधे उन्हीं से बात कर रहे हैं। इसलिए ये कविता कैसी है, बहुत ही सटीक हैं, जो हमें हमारी आज की स्थिति को बताती हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने नाटकों पर।
हमें नाटकों को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। मैंने इस पीडीएफ में सारे नाटक जो जो आपके आने वाले हैं, आपके सिलेबस में है, वो सारे के सारे इस पीडीएफ में मैंने रखे हुए हैं। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है पीडीएफ में, अभी छोड़कर जाने का नहीं है, अभी अच्छे से समझने का है। तो चलिए समझते हैं। वो है नाटक। हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु से शुरू हुआ है। जैसे कि उनका पहला नाटक है अंधेर नगरी, प्रहसन और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक इसके मील के पत्थर माने गए हैं। आधुनिक काल में गीति नाट्य जैसे अंधा युग का विशेष महत्व है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हमारा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881। 1881 में ये प्रकाशित हुआ। इसकी विधा है प्रहसन। ये एक व्यंग नाटक है। दोस्तों यह एक व्यंग नाटक है। ये सिर्फ एक राजा की और उसकी मूर्खता की कहानी नहीं है कि एक राजा है और वो बहुत मूर्ख है, भाई उसकी कहानी नहीं है ये क्या है, बल्कि यह एक भ्रष्ट शासन है। एक भ्रष्ट शासन के खिलाफ, मूर्खता के खिलाफ अंधेर गद्दी की एक बहुत ही बड़ा तीखा प्रहार है। इसका संवाद जो बहुत ही फेमस है, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, है ना, जहाँ पर हर एक चीज टकेसेर मिलती है। ऐसी नगरी चौपट जिसका राजा हो, उस नगरी का कभी भला नहीं हो सकता। आज की जो व्यवस्था है, और आज की व्यवस्था क्या करती है, आज की व्यवस्था इसकी पोल खोलने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग करती है। हमारी जो व्यवस्था चल रही है वो अंधेर नगरी जैसी ही है, और उसकी पोल खोलने के लिए इसका आज भी प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ा सा नाटक के बारे में समझते हैं। यह एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा नाटक है। भाई नाटक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और मुझे बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। आप भी इसे जरूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है। और जिनने भी ये नाटक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, रीड किया हुआ है, वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि उनने नाटक ये पढ़ा हुआ है और उन्हें कैसा लगा। एक राजा है जो बहुत ही मूर्ख है, जिसके राज्य में सब कुछ एक ही भाव यानी कि टके सिर बिकता है। इसका उद्देश्य उस समय की अंग्रेजी सरकार और भ्रष्ट प्रशासन पर कड़ा प्रहार करना था। मतलब भारतेंदु जी ने ये जो नाटक लिखा, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसके शासन को दिखाना कि ये कितना भ्रष्ट शासन है। उस शासन के लिए ये तीखा और कड़ा प्रहार था। इसके मुख्य पात्र जानते, इसके मुख्य पात्र हैं महंत जी, गोवर्धन दास, लालची शिष्य। ये कौन है? ये महंत जी के शिष्य हैं जो कि बहुत लालची है। राजा है जो अंधेर नगरी का राजा है। कौन है? अंधेर नगरी, जो एक नगरी थी राजा की, वही। ये नाटक मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, पर दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसे डीपली आपको समझा सकूं। लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना कहती हूँ कि आप इन नाटकों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने छोटी क्लासों में काफी पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं भी पढ़ा है तो वो एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि परीक्षा में इसके संवाद आते हैं। दोस्तों यहाँ संवाद पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए ये आपको सेल्फ स्टडी खुद से करनी होगी। अगला है हमारा चंद्रगुप्त। इसकी रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। इसकी विधा है ऐतिहासिक नाटक। यह नाटक मौर्य साम्राज्य की स्थापना के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें प्राचीन भारत की गौरवशाली संस्कृति और चाणक्य की कूटनीति दिखाई गई है। दोस्तों इसके बारे में मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आपको वीरता की और गौरव की कहानी सुननी हो या देखनी हो, तो आप जयशंकर प्रसाद जी के इस नाटक को जरूर पढ़ें। इसमें हमारे इतिहास के बारे में हम साथ क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखाई गई है। साथ में केवल इतिहास नहीं, इसमें कितना जज्बा है ये भी बताया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अलका, कौरलिया। दोस्तों आ गए हम मेरे पसंदीदा नाटक पर। दोस्तों ये मेरा बहुत पसंदीदा नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश जी द्वारा ये रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1958। इसकी विधा है नाटक अस्तित्ववादी। दोस्तों ये जो नाटक है ये केवल एक किसी राजा की कहानी नहीं है, इसमें एक कलाकार की दुविधा बताई गई है।
इसको समझते हैं। यह नाटक महान कवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे एक साधारण व्यक्ति कालिदास जब बड़ा कलाकार बन जाता है तो उसके निजी रिश्ते और प्रेम प्रेम यानी कि मल्लिका कैसे बिखर जाते हैं। यह कलाकार की दुविधा का नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं कालिदास, मल्लिका और विलोम। दोस्तों इसको समझेंगे। ये जो नाटक है इसमें एक कलाकार हैं कालिदास जी। ये बहुत दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ तो इनका करियर रहता है, दूसरी तरफ इनका प्यार। अब दोस्तों ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनों को छोड़ देना चाहिए, क्या हम छोड़ सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों इस नाटक को आप पढ़िए, बहुत प्यारा नाटक है। मैंने 4 बार पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नाटक है हमारा अंधा युग। इसके जो रचयिता हैं वो हैं धर्मवीर भारती। प्रकाशन वर्ष है 1954। इसकी विधा है गीति नाट्य, गीत बाला नाट्य। यह महाभारत के युद्ध के आखिरी दिनों की कहानी है। यह युद्ध की विभीषिका और मानवीय नैतिकता के पतन को दिखाता है। यह युद्ध के बाद की शून्यता का नाटक है। इसके मुख्य पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र। दोस्तों ये जो नाटक है ये महाभारत के अंतिम चरणों का, जो अंतिम दिनों का जो युद्ध था उसके ऊपर ये नाटक बना हुआ है। यह नाटक महाभारत की जीत का नहीं बल्कि हार और विनाश की एक कहानी है। भारती जी ने दिखाया है कि युद्ध में जीतने वाला भी अंत में क्या खो देता है, उसके पास भी आखिर में कुछ नहीं बचता। भारती जी कहते हैं कि अंधा युग का मतलब ही है जहां पर छल हो, कपट हो, झूठ हो, हर तरफ फैला हुआ हो, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। इसीलिए धर्मवीर भारती जो हमें कहना चाहते हैं वो यही कहते हैं कि महाभारत में जीत होने के बाद भी जीतने वाला जीता नहीं, हार गया है वो भी। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन है हमने अभी देखा। अश्वत्थामा है, गांधारी है और धृतराष्ट्र है। दोस्तों जब बात करते हैं उपन्यास की, जब हम बात करते हैं उपन्यास की तो ये सिर्फ एक कहानियां नहीं है, ये कहानियां नहीं है, ये हमारे उस जीवन की प्रमुख त्रासदी है कि जिसको समाज का एक आईना बताया गया है। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। गोदान यथार्थवादी और शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक के माध्यम से उपन्यास का स्वरूप बदला है। दोस्तों कैसे उपन्यास में स्वरूप बदला है, कौन कौन से उपन्यास हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। हमारे जो पहले उपन्यास हैं वो है गोदान। गोदान को समझते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। सारांश समझेंगे हम इसका। यह भारतीय किसान के जीवन का महाकाव्य है। इसमें होरी की गरीबी, उसके ऊपर कर्ज का बोझ और उसके परिवार के बिखराव को दिखाया गया है। यह अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें यह बताता है कि समाज में एक किसान कितना शोषण होता है, किसान का कितना शोषण होता है। दोस्तों आप ये समझो कि होरी एक साधारण सा किसान है, उसकी त्रासदी बताई गई है कि एक किसान के ऊपर कितना शोषण होता है। एक किसान है, गरीब है, उसकी बेचारे की एक छोटी सी चाह है वो भी पूरी नहीं हो पाती। वो क्या चाह है उसकी कि वो एक गाय पाले, एक गाय पाले और उसका क्या करे, उसका गाय का दान करे। इसका नाम से ही पता चलता है गोदान, यानी कि गाय का दान। पर वो इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाता। इस इच्छा को अपने मन में रखे हुए ही उसके प्राण न्यौछावर हो जाते हैं, बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन गाय पालने की इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है। मैंने इसको
2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है। आप भी इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो आप इसको डीपली समझ पाएंगे। वीडियो में पूरा पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, मैं मेन पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ। इसकी जो मुख्य पात्र है वो है होरी। धनिया, धनिया कौन है? उसकी पत्नी। गोबर उसका बेटा। और झुनिया, जो ये कौन है? ये है गोबर की पत्नी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का मतलब होता है दोस्तों किसी एक विशेष क्षेत्र की बात करना, किसी एक क्षेत्र के बारे में बताना। तो यहाँ पर इसमें बिहार के एक पिछड़े हुए गांव मेरीगंज की तस्वीर दिखाई गई है। बताया गया है कि इस पूरी तस्वीर में कि वहाँ की गरीबी, रोग, राजनीति और सामाजिक रीति रिवाज, इस ये जो उपन्यास है इसमें उस जगह का वर्णन है। उस जगह के बारे में बताया गया है कि कैसे त्रुटियां इनको घेर लेती हैं, जो रोग, बीमारी, गरीबी कैसे इनकी जान ले लेती है, धीरे धीरे समाज कैसे रीति रिवाजों के पीछे पड़ा रहता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। इसमें मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, जो गांव को बदलने आता है, कमली बलदेव सिंह। ठीक है। अगला उपन्यास है शेखर, एक जीवनी। ये अज्ञे जी द्वारा लिखित है। दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। प्रकाशन वर्ष है इसका 1940। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें नायक शेखर, शेखर कौन है? नायक है कि बचपन के युवा अवस्था तक के मानसिक उतार चढ़ाव और उसके अकेलेपन की यात्रा है। मतलब ये दिखाया गया है इसमें, हमें ये बताया गया है कि जो एक बच्चा है शेखर, वो उसकी अंदर की जो मन के भाव हैं उसमें कितनी हलचल है ये दिखा रहे हैं। यह एक इंसान के अकेलेपन को दिखाता है। वो खुद अपने आप को ढूंढ रहा है, उसकी खुद की जर्नी इसमें बताई गई है। इसके प्रमुख पात्र हैं शेखर और शशि। अगला है हमारा त्याग पत्र, जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा ये रचित है। इसके प्रकाशन वर्ष है 1937। यह समाज के कठोर और रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ एक स्त्री मृणाल की विद्रोह की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे समाज एक अच्छी स्त्री को भी गलत साबित कर देता है। दोस्तों जैनेन्द्र जी का ये त्याग पत्र समाज के बनाए हुए नियमों पर एक करारा सवाल है। इसमें एक स्त्री ने समाज की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो रास्ता चुन लिया है वो सोचने लायक है। वो कहना चाहती है कि समाज के नियम क्या हमेशा सही होते हैं, सही होते हैं या नहीं होते, ये सोचने पर उसने मजबूर कर दिया। ये हमेशा सही तो नहीं हो सकते। इसलिए जैनेन्द्र कुमार जी का ये नाटक बहुत ही दिलचस्प है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है दोस्तों, आपको डीपली स्वयं पढ़ना होगा इस नाटक को। इसके प्रमुख पात्र हैं मृणाल और प्रमोद। अब हम आ गए हैं दोस्तों कहानी के ऊपर। हम कहानी को समझेंगे। ये है कहानी। कहानी होती क्या है? तो कहानी जीवन के किसी एक पक्ष, एक घटना या एक विशेष परिस्थिति का मार्मिक चित्रण होता है। इसमें उपन्यास की तरह बहुत सारे पात्र और घटनाएं नहीं होती। उपन्यास बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारी घटनाएं एक जगह शामिल की हुई होती है। लेकिन जो कहानी होती है वो किसी एक पक्ष या एक घटना का विशेष परिस्थिति का मार्मिक चित्रण होता है, बल्कि यह सीमित और सघन होती है। ये क्या होती है? सीमित होती है, छोटी होती है। उपन्यास काफी विस्तारित होता है। अब जानते हैं हम कि हिंदी की प्रथम कहानी पर विवाद है कि किसने किस कहानी को पहली कहानी माना है। तो दोस्तों पहली है हमारी इंदुमती। अगर हमें नेट के पेपर में ऐसे पूछता है कि हिंदी की प्रथम कहानी बताइए और उसमें ऑप्शन में इंदुमती होता है, तो हमें इंदुमती पर ही टिक करना है दोस्तों। इंदुमती को ही पहली प्रायोरिटी दी गई है।
ये किसने माना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी ने इसे अधिकांश विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी जी। और अधिकतर विद्वान भी इसे क्या मानते हैं? इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। दूसरी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। 1901 में ये प्रकाशित हुई। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ी में रचित है ये कहानी। ये जो अगर हमसे मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि माधवराव सप्रे द्वारा पहली कहानी कौन सी है, तब हमें ये लगाना है कि एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरी है हमारी दुलाई वाली 1907। ये बंग महिला पर है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र बाला घोष। दोस्तों, नेट की परीक्षा में ये कुछ कथन आते हैं, ये बिल्कुल एज इट इज पूछ लिया जाता है कथन कि ये किसका कथन है। तो मैं कुछ प्रमुख कथन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और आपकी परीक्षा से की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इनको पढ़ते हैं हम। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये आप याद रखेंगे। यदि प्रेमचंद की कहानी को हम आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं तो गलत ना होगा। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये दोनों कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। ये कथन डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम आलोचक हैं जिन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। ये किसने कहा है? डॉक्टर मानवर सिंह ने। किसने कहा है? डॉक्टर मानवर सिंह ने। अगला है छायावाद में मैं की प्रधानता है जहां कवि अंतर्मुखी हो जाता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान से समझिए। अगला है कविता हमारे परिष्कृत जीवन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। साहित्य समाज का दर्पण है। ये किसने कहा है? तो ये सामान्यतः प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है। किसने कहा है? ये भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विधाओं की पहली और प्रमुख रचनाओं को पढ़ते हैं। प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, बनारसीदास जैन, 1641 ईस्वी। प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, 1882। प्रथम कहानी है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, 1900 में। प्रथम यात्रा वृतांत है लंदन यात्रा, श्री राम शर्मा। प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान। प्रमुख पत्रिकाएं पढ़ेंगे। पत्र और पत्रिका उर्दन मांडर 1826। संपादक हैं इसके पंडित जुगल किशोर शुक्ल, स्थान कोलकाता। जो ये हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। मैंने गलती से पत्रिका बोल दी, पर ये पत्र है और ये हिंदी की पहला पत्र माना जाता है। दूसरा है हमारा कवि वचन सुधा, 1868। इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्थान है काशी। और विशेष है आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। किससे? कवि वचन सुधा से। अगली है हमारी सरस्वती, 1900। सरस्वती एक पत्रिका है। इसके संपादक हैं चिंतामणि घोष, स्थापना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुख्य संपादक हैं इसके। किसमें प्रकाशित हुई है? तो 1903 में, जो कि अभी भी हमने पढ़ा था। ये विशेष में इसको जानेंगे। इसी पत्रिका ने हिंदी भाषा को परिष्कृत, शुद्ध और मानक बनाया। मानक हिंदी किसने बनाया? तो सरस्वती पत्रिका ने बनाया। अगली है हंस, 1930। इसके संपादक हैं प्रेमचंद। यह साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका रही है। कौन रही है? हंस। अगली है प्रतीक, 1947। इसके संपादक हैं अज्ञे। और नई कविता के आंदोलन को इसी पत्रिका ने आगे बढ़ाया। जो नई कविता का आंदोलन चल रहा था उसे इसी पत्रिका ने क्या किया? आगे बढ़ाया। अब जानते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक विधाओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी विधाएं हैं। ये हमारे
यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आती हैं, विधाएं पूछते हैं, इनके प्रकाशित वर्ष पूछते हैं, क्या कौन सी किससे है, ये सब पूछा जाता है। पहली है हमारी आत्मकथा। आत्मकथा में क्या क्या आता है, तो अर्धकथानक 1641 बनारसी दास जैन द्वारा ये रचित है। ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है, अर्धकथानक। दूसरा है जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित जीवन का दर्द बताया गया है इसमें। किसमें, जूठन में। अगली है मुर्धैया 2010 तुलसीराम, दलित ग्रामीण परिवेश और अंधविश्वास के ऊपर ये बनी हुई है मुर्धैया, तुलसीराम जी ने द्वारा रचित है। ये एक दलित है के बारे में, ग्रामीण जीवन के बारे में, अंधविश्वास के बारे में तीखा प्रहार है। अब आ गए हैं हम निबंध पर। निबंध रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि, यह एक निबंध संग्रह हिंदी आलोचना का आधार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल सांस्कृतिक निबंध है। परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, गोल्डन टॉपिक मैंने कहा है इसे, क्यों, क्योंकि इसमें कवियों के उपनाम पूछे जाते हैं। कवियों के उपनाम पूछता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि और दादा कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे को प्रयोगवाद के जनक कहा गया है। दोस्तों ये था हमारा आधुनिक काल। मैंने काफ़ी हद तक आपको ये इसकी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया हुआ है। दोस्तों मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल प्रमाणित नोट्स दिए जाएं। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको दे दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आगे बढ़ें और नेट परीक्षा में प्रथम नंबर पर आपको आना ही है। दोस्तों इसके साथ अभी ये संपूर्ण नोट्स नहीं हो पाए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी हमें कहानियाँ पढ़नी हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में हम कहानियाँ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे सिलेबस में 21 कहानियाँ हैं, जो कि हम अब इतने से कम समय में 21 कहानियाँ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियाँ जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन कहानियों का मैंने एक क्लास में संजो के रखा है। अगली क्लास में हम उन्हीं कहानियों की बात करेंगे, फिर हमारा आधुनिक काल पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका मुझे पढ़ाया हुआ समझ आता है। दोस्तों आपका सबसे पसंदीदा नाटक कौन सा है वो कमेंट में बताइए। आप प्रेमचंद जी का उपन्यास सबसे विस्तृत किसे माना गया है वो भी कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।